तो इस खबर पर अपडेट लगातार जी न्यूज आपको देगा, लेकिन जी न्यूज देखिए आपके वक्त की कीमत को भी समझता है और इसीलिए आपको 1 मिनट में एक खबर हम दिखाते हैं पूरी जानकारी के साथ। रोचक तरीके से हम देते हैं आपको खबर की जानकारी। तो क्या चल रहा है इस वक्त देश और दुनिया में, फटाफट अंदाज में जान लीजिए। देखिए 1 मिनट एक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में आज 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। देवभूमि में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है उनमें हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती में 1 और बद्रीनाथ में 1 एसटीपी शामिल है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। भारत जैसे देश में इतने आधुनिक किस्म के एसटीपी प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री आज गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन करेंगे। ये म्यूजियम गंगा से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार के चंडी घाट पर बना है। केंद्र की मोदी सरकार ने गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए काफी बड़ा बजट आवंटित किया है। कोरोना संक्रमण के चलते पश्चिम बंगाल में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल अलग दिखेंगे। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को आदेश दिया है कि इस बार पंडालों को हर तरफ से खुला रखा जाए। साथ ही पंडाल में किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक है। राज्य की सभी पूजा कमेटी में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। पंडाल में आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी जरूरी होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस बार दुर्गा पूजा को लेकर खास निर्देश जारी किए गए हैं। हर साल की तरह इस बार यूपी में सड़क किनारे कोई भी दुर्गा पंडाल नहीं लगेंगे। वहीं रामलीला के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। रामलीला मंचन के दौरान इस बार यूपी में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में ही दुर्गा पूजा मनाएं। सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते इस बार यूपी में दुर्गा पूजा पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस ने दिखा दिया है कि वैश्विक आपूर्ति के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भरता जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेश उसी के लिए था। कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। कल पीएम मोदी ने अपने डेनमार्क समकक्ष मेटे फ्रेडिक्सन के साथ बात की। इसी दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सप्लाई में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का स्वागत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना काल के बाद भारत की रणनीति है कि वो चीन से हटने वाले निर्माण उद्योगों को अपने यहाँ लगाए। इसके लिए सरकार ने टैक्स में भी कमी की है। हाल के दिनों में चीन से भारत के संबंध दुनिया भर में जाहिर हो चुके हैं। अमेरिका और जापान ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ दीपेश, सैमुअल मिरांडा और अब्दुल बासित की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट में रिया के वकील के साथ सभी पक्ष अपनी दलील देंगे। आज कोर्ट में एनसीबी की तरफ से दलील दिए जाने की भी उम्मीद है। रिया और शोविक ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अभी जेल में हैं। रिया और शोविक की जमानत याचिका एनडीपीसी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बुधवार को भारी बारिश की वजह से इनकी सुनवाई टाल दी गई थी। एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई की भायखला जेल में भेजा गया था। वहीं 22 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने रिया को राहत न देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनडीपीसी कोर्ट में रिया की याचिका खारिज होने के बाद रिया और शोविक ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां आज तक के लिए उनकी सुनवाई टाल दी गई थी। सुशांत केस से निकले ड्रग एंगल में अभी तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने एक डीआरडीओ वैज्ञानिक को सकुशल बरामद कर लिया। वैज्ञानिक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनके परिवार वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। वैज्ञानिक को शनिवार शाम नोएडा में मसाज के नाम पर एक होटल में बंधक बनाकर अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग फरार हो गए हैं। हम लोगों ने इस सूचना को इमीडिएटली एक्ट करते हुए कमिश्नर महोदय के डायरेक्शन में सभी टीमें एक्टिवेट हुई और एक्टिवेट होने के बाद हम लोगों ने उसमें उनको जो व्यक्ति घर जो इसमें एक तरह से अपराध थे
उनको हम लोगों ने सकुशल शाम में बरामद कर लिया कल संडे में। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए 3 टीम का गठन किया था और जिस मोबाइल से फिरौती के लिए फोन आया उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को तलाशा गया। मोबाइल नंबर की लोकेशन नोएडा के सेक्टर 41 में पाई गई। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने खुलासा करने वाली टीम को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट गुजरात के अलंग पहुंच गया, जहां आईएनएस विराट को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात नेवल एरिया के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर पुरवीर दास भी मौजूद रहे। आईएनएस विराट ने 30 सालों तक देश की सेवा की और 2017 में रिटायर हुआ। ये दुनिया का इकलौता ऐसा वॉरशिप है जिसे इतना बूढ़ा होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है और तब भी ये बेहतर हालत में था। यही वजह है कि इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता था। 30 सालों तक सेवा देने के दौरान आईएनएस विराट करीब 2250 दिनों तक समुद्र में रह चुका था। आईएनएस विराट ने करीब 10,94,215 किलोमीटर का रास्ता तय किया। विराट आज गुजरात के अलंग में पहुंच गया है, जहां शिपयार्ड में उसे नष्ट कर स्क्रैप के तौर पर बेचा जाएगा। 19 सितंबर को आईएनएस विराट सुबह 11:30 बजे मुंबई नेवल डॉक से अलंग के लिए रवाना हुआ। आईएनएस विराट पर एक बार में 25 एयरक्राफ्ट जैसे सी किंग, चेतक, कमोव और सी हैरियर रह सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.